देखिए, रूस और यूक्रेन, यूक्रेन के मामले को समझने के लिए हम कई प्रोस्पेक्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इसका ऐतिहासिक क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, हम ये देखेंगे। फिर हम उसके बाद ये देखें उसमें समझने के लिए कि यूक्रेन की स्थिति क्या है, या हम कहें यूक्रेन क्या चाहता है। दूसरा, हम ये समझेंगे कि रसिया क्या चाहता है। और अगर हम अदर एस्पेक्ट पर बात करें तो हम उसमें ये भी देखें कि अन्य देशों की भूमिका क्या है, अन्य देशों की भूमिका क्या है, और अलग हम देखें उसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है। अगर इन घटकों पर हम विचार करें तो हम इस इशू को ठीक से समझ सकते हैं। सबसे पहला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1990 से पहले यूक्रेन जैसा कोई देश नहीं होता था। 1990 में आपको पता है यूएसएसआर का विघटन हुआ और उसी से एक देश निकल कर आया जिसका नाम क्या है, यूक्रेन। पहली चीज यहां पर। अब इसका जो क्षेत्र था, स्टार्टिंग में सीमा को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया था, और उसी विवाद को परिणाम 2014 में यह हुआ कि यूक्रेन के तथाकथित क्षेत्र, कुछ क्षेत्र पर कब्जा किसने कर लिया है, रूस ने। ठीक, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बैठकें संपन्न हुई, और उन बैठकों में क्रीमिया को अंततः रूस का ही हिस्सा मान लिया है सभी देशों ने, मतलब अधिकतम देशों ने, सभी नहीं कहे। और उसी दौरान कि इस देश में अब स्थिति सामान्य हो जाए उसके लिए एक समझौता हुआ, और वो समझौता था जिसे हम कहते हैं मिन्स्क समझौता। उसे क्या कहते हैं हम, मिन्स्क समझौता। और उस समझौते में ये बात बोली गई थी, इनके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो थे उसी का हल दिया गया था। जैसे पहला, यूक्रेन निरंतर ये आरोप लगाता है रूस पर कि जितनी भी सैन्य गतिविधियां संचालित यूक्रेन में होती हैं आंतरिक विद्रोह की, उनमें सब में किसका हाथ रहता है, रूस का। और रूस ये कहता है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके मानवाधिकारों को संरक्षित कौन नहीं करता है, यूक्रेन। उन्हें दबाया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी क्या बन रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्थिति बनी। हाल में ही रूस ने क्या किया है कि सीमा पर सेना की तैनाती को बढ़ाया है, जिसकी वजह से कुछ अन्य देशों ने इसमें भाग लिया, या हम कहें कि टिप्पणी करना शुरू किया। जैसे आशंका यह जताई गई कि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, और उसकी वजह से ही अमेरिका इसमें मेन भूमिका निभाता है। तो अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपने आप को खड़ा होते दिखाते हुए एक घोषणा की कि जो रसिया सैन्य कार्रवाई करने की यूक्रेन पर सोच रहा है तो वो ये ना सोचे कि यूक्रेन अकेला है। इसका समर्थन दो महत्वपूर्ण और यूरोपीय देशों ने किया, जिसमें एक पहला देश है फ्रांस और दूसरा कौन है, ब्रिटेन। और अन्य देश भी यूएसए के साथ ही खड़े हुए नजर आए, या हम कहीं यूक्रेन के साथ ही खड़े हुए नजर आए। ये स्थिति चल रही है वर्तमान की स्थिति। इसी को कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बनती हुई दिख रही है। किस लिए? क्योंकि रूस ने भी कुछ अपनी गुटबंदी कर रखी है, उसने अपने साथ कुछ देशों को जोड़ा है, जैसे एक बहुत अहम देश जो जोड़ा जिसका नाम क्या है, चीन या चाइना। और अपने पड़ोसी देशों के साथ भी उसने निरंतर संबंधों को क्या किया है, मजबूत किया। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए अब वैश्विक स्तर पर यह चर्चा चल रही है कि दोनों देश चाहते क्या है। तो यूक्रेन अंततः फिर वही चीज चाहता है जो मिन्स्क समझौते में हुई थी, और रूस भी वही चाहता है जो मिन्स्क समझौते में हुई थी। इसमें सीधा यह कहा गया मिन्स्क समझौते में कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ संबंध मजबूत ना करे, और रसिया ये कहता है मतलब रसिया ने कहा
और यूक्रेन ये चाहता है कि हमारे यहाँ आंतरिक जो विद्रोह या अस्थिरता है उसमें रूस की सेना की गतिविधियां संलिप्त ना हो, इसे दूर करने के लिए। अब अगर हम देखें दोनों की इनकी चाहत क्या है, इसमें अदर देश कौन कौन से इंटरेक्ट किए हैं, हमने जैसे पहला समझाया आपका यूएसए, दूसरा किसके बारे में बताया, चाइना, फिर फ्रांस, ब्रिटेन, या हम कहें अन्य सभी पूर्वी देश। उसमें भारत की स्थिति क्या हो सकती है? इसके लिए आपको भारत के भिन्न भिन्न देशों पर संबंध के साथ विचार करना पड़ेगा। जैसे पहला, रसिया के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? ऐतिहासिक रूप से मित्रवत संबंध है, बात समझ गए। तो दूसरा अगर हम कहें यूएसए के साथ कैसे हैं, तो वर्तमान में कैसे हैं, मित्रवत संबंध है। चीन के साथ अगर हम देखें तो कैसे संबंध है, सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं फ्रांस और ब्रिटेन के साथ भी सकारात्मक संबंध है, या हम कहें कि हमारे संबंध बहुत मजबूत है, इस तरीके से। ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? भारत का भी शीघ्र का जब यूएनओ में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया तब उसने उसकी वोटिंग में भाग नहीं लिया। कुछ एक्सपर्ट जो हैं इस स्थिति को सही मानते हैं और कुछ इस स्थिति को सही नहीं मानते। कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि भारत ने तटस्थता की जो नीति अपनाई है वो सही किया है, ठीक, परंतु भारत को करना यह चाहिए निष्क्रिय तटस्थता की जगह सक्रिय तटस्थता की नीति अपनाए। क्यों उसने पहला दिया? पहला ये कारण उसमें समझाया है जैसे कहा कि रसिया के साथ भारत के बहुत प्राचीन पुराने मित्रवत संबंध रहे हैं, इसलिए वो उसे आसानी से कन्विंस कर सकता है, कई ऐसे मंचों पर खड़ा कर सकता है जिन मंचों पर दोनों देश या हम कहें तीन, यूक्रेन, यूएसए और रसिया खड़े हो जाएं। इससे इन सबके सामूहिक हित उनमें केंद्रित होने लगेंगे और इससे इस विवाद में कुछ हद तक क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, पहला। दूसरा बताया है यूएसए के साथ भी संबंध बहुत मजबूत हुए हैं, इसकी वजह से यूएसए को भी कई स्तर पर क्या किया जा सकता है, कन्विंस। यानी कुल मिला के हम कहें तो उसने कहा इन देशों के बीच में भारत ऐसा इस समय और कोई देश नहीं है जो मध्यस्थता इतनी अच्छी कर सके। कौन कौन कर सकता है? केवल इंडिया, भारत और रसिया के बीच में। फिर तीसरा, हमारे जो चाइना के साथ सीमा विवाद बने हैं उसे भी सॉल्व करने में रूस बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर हम किसी एक देश का पक्ष ले लेंगे, जैसे यूएसए के साथ स्टैंड कर जाएंगे, तो सीमा तनाव और बढ़ेगा। तो पहला तो भारत को यह कहा कि आप तटस्थता की नीति अपनाओ, लेकिन कौन सी तटस्थता की नीति? सक्रिय। सक्रिय का मतलब है मध्यस्थता अपनाओ और कई संगठनों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर, ये सलाह दी गई है उसमें, ठीक। तो और अब आगे देखते हैं उसमें क्या